नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और आज बात करेंगे हम एमएसएमई सेक्टर्स के बारे में। उत्तर प्रदेश को लेकर हमेशा ये बात कही जाती है कि एमएसएमई सेक्टर में उत्तर प्रदेश एक उभरता हुआ केंद्र बनता जा रहा है, जहां लगातार उद्योग स्थापित होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार का भी दावा है कि लगातार उद्यमियों के स्थापित होने से, एमएसएमई के स्थापित होने से अब रोजगार के अवसर भी पैदा होते जा रहे हैं। ऐसे में इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर सरकार की नीतियों के कारण कितना फायदा उद्यमियों को पहुंच रहा है और कैसे जनता के लिए ये और लाभ कर सकता है। इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने उद्यमी राजीव गोयल जी। सबसे पहले तो राजीव गोयल जी, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे उजाला पर। ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधा, क्योंकि आप काफी बिजी रहते हैं, तो सीधा मुद्दे पर आता हूं। पहला सवाल सीधा यही पूछ लेता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो एमएसएमई सेक्टर में तेजी से प्रगति हुई, इसके पीछे आप किसको ज्यादा असरदार मानते हैं? सरकार की नीतियों को, या जो बेहतर कानून व्यवस्था है उसको मानते हैं, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार विकसित होते जा रहे हैं आप इसको ज्यादा कारगर मानते हैं? मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ ये कह सकता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से जो अपराध कम किया है उसके कारण आसपास की, जैसे मैं खुद दिल्ली का रहने वाला हूं और मैं आज से 15 या 18 साल पहले सोच भी नहीं सकता था कि मैं यूपी में कोई एक इंडस्ट्री लगाऊंगा। बिल्कुल नहीं सोच सकता था। इनफैक्ट प्लान भी किया था और वो प्लान छोड़ दिया केवल और केवल इसी वजह से कि यूपी में अपराध इतना है कि हम शायद एक औद्योगिक केंद्र चला ही ना पाए। तो ये योगी सरकार के आने के बाद ही ये कॉन्फिडेंस मिला हम लोगों को कि भैया अब कोई तकलीफ नहीं आएगी, आप बेफिक्र होकर काम कीजिए और केवल काम के लिए आपको यहां आना है, बाकी चिंताएं सरकार देखेगी। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तो इन तीनों में से यही पॉइंट है। अच्छा, और सरकार की नीतियों को लेकर? सरकार की नीतियां बहुत अच्छी हैं उसके लिए, और उसी नीतियों की वजह से ही हमारा, जैसे हमारे पास चॉइस थी कि हम हरियाणा में गुड़गांव जाएं या यूपी जाएं, तो हमारे को सरकार की नीतियों में यूपी से ज्यादा मदद दिख रही थी, तो इसलिए हमने गुड़गांव को छोड़ के उत्तर प्रदेश की तरफ ध्यान दिया और अपनी फैक्ट्री जो है उत्तर प्रदेश में लगाई आज से 6 साल पहले के करीब। अच्छा, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज में? इंफ्रास्ट्रक्चर अब काफी बड़ा हो गया यूपी में पहले के मुकाबले। जैसे मैंने बोला कि जब से अपराध कम हुआ है उसके बाद से हर तरीके का बिजनेसमैन यहाँ आने लग गया है और उसको डर नहीं है कि मेरी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगी या मेरा काम नहीं चलेगा इन अनैतिक लोगों की वजह से। तो उसकी वजह से हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद मिल रही है और उसकी वजह से हम सबके जो उद्योग है वो आगे बढ़ रहे हैं। जी, अच्छा, यहाँ योगी सरकार की एमएसएमई पॉलिसी की जब हम बात करते हैं 2022 वाली, उसके बाद उसमें बदलाव किए गए, क्या कुछ बदलाव थे? एक बार दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि देखिए इसका जानना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, जो एमएसएमई 2022 की पॉलिसी आई है अपनी, वो एक किसी भी उद्यमी के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होती है अगर वो उसको ढंग से पढ़ के और उसकी जो नीतियां हैं उसका वो लाभ उठा सके। तो जैसे सबसे पहले इसके अंदर है कैपिटल सब्सिडी, जिसको हम कहते हैं। उसमें सरकार आपको टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% एज ए सब्सिडी वापस देती है, जिसमें आपकी लैंड कॉस्ट तक इंक्लूड रहती है। सेकेंड, इसमें सरकार आपको प्रोजेक्ट लगाने के लिए बैंक से अगर आप कोई भी लोन लेते हैं तो उसके ब्याज पे आपको 20 लाख रुपए तक का ब्याज वापस कर देती है 3 साल के अंदर। तीसरा, आप जो जमीन खरीदते हैं, सरकारी जमीन, सरकार से जमीन खरीदते हैं या किसी इंडिविजुअल से भी खरीदते हैं, तो अगर आप एमएसएमई हो तो आप में उसमें स्टैंप ड्यूटी आपकी माफ हो जाती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया है और आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप यूपी में आके ही अपनी नई इंडस्ट्री लगाइए, और यूपी वालों को भी बोलते हैं कि आप लगाइए, बाहर वालों को भी बोलते हैं, सबके लिए फायदा है। अच्छा राजीव जी, एक जो वर्ड हम काफी सुनते हैं, ओडीओपी, हाँ जी, बहुत ज्यादा हम सुनते हैं ओडीओपी। पहले दर्शकों ये बता दीजिए ओडीओपी क्या होता है, इससे पहले वो कंफ्यूज हो जाए। सर, सबसे पहली बात तो है कि ओडीओपी एक ऐसा शब्द है जो केवल मेरे ख्याल में ऑल ओवर इंडिया सिर्फ यूपी में ही है जी, जितनी मेरी समझ है। आप सही है कि नहीं आप बता पाएंगे? ओडीओपी का मतलब है जी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये मुझे ऐसा लगता है कि योगी सरकार ने इसको एक चाइना का एक जो मंत्र है जिसकी वजह से चाइना ऊपर गया है। चाइना ऊपर किस लिए गया है? चाइना ने अपनी हर इंडस्ट्री को एक छोटी एरिया में सीमित कर दिया कि इस एरिया में केवल यही इंडस्ट्री को हम प्रोत्साहन करेंगे। उसकी वजह से चाइना धीरे धीरे बढ़ा आगे। तो यही देखकर इन्होंने क्या किया कि अपनी हर डिस्ट्रिक्ट में
ओडीओपी मीन्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो हर डिस्ट्रिक्ट को योगी जी ने एक प्रोडक्ट उसको असाइन कर दिया गया है ताकि उस डिस्ट्रिक्ट में केवल और केवल उसी प्रोडक्ट के ऊपर इंडस्ट्रीज ज्यादा लगे। आप और इंडस्ट्रीज भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस इंडस्ट्री को लगाने से आपको बहुत फायदे होंगे सरकार की तरफ से भी, और उसका सारा रॉ मटेरियल, उसकी लेबर, सब कुछ उस तरह का आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये नीति जो है ओडीओपी, ये बहुत कारगर साबित हुई है। अच्छा, ओडीओपी में अगर हम कंपैरिजन कर लें अर्बन और रूरल का, हाँ जी, तो ज्यादा फायदा किसको मिलता हुआ नजर आता है? सी ओडीओपी में ज्यादा फायदा, मैं इसके लिए हमारा कंपैरिजन थोड़ा सा मुश्किल है। रीजन भी हमारे पास के दोनों एग्जांपल्स हैं। आप अगर अर्बन देखें तो नोएडा देख लीजिए, नोएडा में का ओडीओपी प्रोडक्ट जो है वो अपैरल्स है। अब अपैरल्स जैसे प्रोडक्ट के लिए आप अर्बन सेक्टर ही चाहिए आपको, क्योंकि हमारी अपैरल एक्सपोर्ट बहुत बड़ी है, डोमेस्टिक भी और एक्सपोर्ट भी। तो वो एक रूरल सेक्टर में इतना कारगर साबित नहीं हो सकता था। लेकिन अगर आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स देख लें, जैसे ब्रास के प्रोडक्ट्स हैं, वो सहारनपुर में ओडीओपी है, एक ढोलक है वो कहीं और की ओडीओपी है। जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए रूरल सेक्टर्स में ये बहुत कारगर साबित होता है। तो आई थिंक इट्स बेनिफिशियल फॉर बोथ। अच्छा, ओडीओपी के आने के बाद क्या, जिसको हम कहते हैं ना रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जो बढ़ जाता है लोगों के लिए, क्या उस पर कुछ फर्क पड़ता है? क्या वो ज्यादा जनरेट हो पाता है? सी ओडीओपी का अगेन देखो, रोजगार किससे बढ़ता है? जब उद्योग ज्यादा आएंगे। तो उद्योग ज्यादा आएंगे जब हम एक प्रोडक्ट को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो नेचुरली आई बिलीव कि उसका सेकंड पार्ट है कि उद्योग अपने आप ज्यादा आएंगे। प्रोत्साहन मिल रहा है, लोगों को उसमें सब्सिडीज दिख रही है, लोगों को उसमें फायदा भी दिख रहा है, और लोगों को ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है। ओडीओपी में सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है कि आपके पास वहां पर सप्लायर भी वहीं पर है, कारीगर भी वहीं पर ही है, लेबर भी वहीं पर है, तो उसका बहुत फायदा है। तो आई थिंक उससे रोजगार तो बढ़ेगा ही। अच्छा, अभी जब हम बात कर रहे थे जस्ट पहले, तो आपने एक सीएफसी वर्ड यूज किया था ओडीओपी के अंदर। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा था काफी फायदेमंद रहता है। अभी कैसे फायदेमंद रहता है, एक बार बता दीजिए। ओडीओपी के अंदर सरकार ने एक अलग से स्कीम दी हुई है, सीएफसी बोलते हैं उसको। सीएफसी का फुल फॉर्म है जी कॉमन फैसिलिटी सेंटर। ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर मैं आपको थोड़ा सा डीप से समझाता हूँ। ये उन लोगों के लिए है क्योंकि हर इंडस्ट्री में कोई भी काम इन हाउस पूरा नहीं हो पाता, तो आपको जॉब वर्किंग करानी पड़ती है। तो जॉब वर्कर्स के पास पैसा नहीं होता कि वो इंडस्ट्रियल लैंड खरीद के इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर सके और बड़ी बड़ी मशीनें लगा पाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगा पाए। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारी क्वालिटी सफर करती है। तो सरकार ने एक स्कीम निकाली जी कॉमन फैसिलिटी सेंटर। इसमें उन्होंने क्या कहा कि मिनिमम 20 जॉब वर्कर अगर इकट्ठा मिलके एक एनजीओ बना लेते हैं, सेक्शन 8 कंपनी, और वो सरकार के सामने एक प्रपोजल रखते हैं। 4 करोड़ से कम की बात कर रहा हूं, प्रपोजल में कई लिमिट्स हैं, मैं स्टार्टिंग प्रपोजल की बात करता हूं, मिनिमल वाले की, कि अगर वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट 4 करोड़ से नीचे है, तो सरकार कहती है कि उसमें आप 20 उद्यमी जो हैं जॉब वर्कर्स केवल 10% अपना दे, 90% सरकार आपको सहायता देगी, उधार नहीं, सहायता देगी जो आपको वापस नहीं करना है। वो 90% आप सरकार से लेके बेस्ट से बेस्ट लेटेस्ट मशीनें लगाएं ताकि इंडिया की टेक्नोलॉजी और उसकी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे आ जाए। ओके, तो इससे बढ़िया स्कीम मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकती। अच्छा, सीएफसी में क्या ये चीज भी रहती है, जैसे अभी आपने बताया कि 50% अराउंड 90% के आसपास 90% सरकार दे देती है। 4 करोड़ से नीचे का प्रोजेक्ट हो तो। अच्छा, और उससे ऊपर 8 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 70% सरकार देती है, 30% एसपीवी को लगाना पड़ता है जो 20 लोग की एनजीओ बनती है। तो सीएफसी में ही क्या और भी चीजें, मतलब इसमें और भी जिसको कहते हैं ना क्लॉजेस, क्या वो भी रहते हैं इसमें हमें देखने को मिलते हैं, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता चला जाता है? इसमें 3 स्लैब्स हैं, 4 करोड़ तक का, 4 से 8 और 8 से 15। तो 3 स्लैब्स हैं बेसिकली। तो स्टार्टिंग में 10% आपको देना है, उसके बाद 30% देना है, और उससे ऊपर जाओगे तो 40% आपको देना है। जितना बड़ा होता जाता है आपकी कंट्रीब्यूशन बढ़ती जाती है उसमें। ओके, तो इसको अगर आसान भाषा में समझो तो मान लीजिए 20 लोग हैं, वो 20 लोग मिलके अगर एक ग्रुप बना लेते हैं, एक एनजीओ बना लेते हैं, तो सबसे पहले उनको सेक्शन 8 कंपनी इज एन एनजीओ। ओके, तो उनको सबसे पहले एनजीओ के तौर पर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उसके बाद वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उसके बाद ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अच्छा, जब अभी आपने जैसे अभी मैंने बताया अभी कि आप जाने माने उद्यमी हैं, ठीक है, तो एमएसएमई में आप कैसे देखते हैं कि जो नीति निवेश मित्र जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, कितने कारगर साबित हुए हैं लोगों के लिए, और क्या कुछ बदलाव हुआ है उसके? निवेश मित्रा एक बहुत अच्छा पोर्टल है,
आपको आज की तारीख में कुछ भी अप्लाई करना हो सरकार में, इवन लैंड के लिए अप्लाई करना है, ऑक्शंस के अप्लाई करना है, या इंडस्ट्री लगने के बाद सारे अप्रूवल्स, परमिट्स, वो सारा निवेश मित्रा के थ्रू ही अप्लाई होता है। फिजिकली आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है, और आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी डिजिटली अपलोड करने हैं उसके ऊपर। फिजिकली कोई डॉक्यूमेंट आपको सबमिट नहीं करना, नॉट इन सिंगल डॉक्यूमेंट। और उसके बाद वहां पे एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस होती है, उसके अंदर कोई कमी बताते हैं तो वो भी डिजिटली आपके पास आ जाता है। और आपको फिर दोबारा उसमें एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फाइनली अप्रूवल भी डिजिटली आता है। तो एक तरीके से सब कुछ डिजिटाइज है, तो ऑन रिकॉर्ड है। पहले कई बार ऐसा जब फिजिकल होता था ये कागज जमा नहीं हुआ जी, कोई प्रूफ ही नहीं आपके पास जमा हुआ नहीं हुआ, तो उन चीजों का फर्क तो है मेरे हिसाब से। अच्छा, इसका भी फायदा जैसे हम कहते हैं, जैसे आपने बताया कि डिजिटल हो गई इन चीजें, तो जैसे अगर मान लीजिए कोई गांव का इंसान था, गांव का कोई उद्यमी है, अब उसने कोई छोटी इंडस्ट्री लगाई है, अब वो चाहता था कि मैं इस इंडस्ट्री में अपना अप्रूवल ले लूँ, जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। राइट। इस पोर्टल के आने के बाद क्या ये हुआ है कि अपलोड करने के बाद भी आपको वहां जाना पड़े डॉक्यूमेंट्स दोबारा री अपलोड करने के लिए या री सबमिट करने के? डॉक्यूमेंट्स के लिए तो देखो नहीं जाना पड़ता, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो सरकारी कर्मचारी है जिसके पास ये आपकी एप्लीकेशन पहुंचती है, फिजिकली एप्लीकेशन तो किसी सरकारी कर्मचारी के पास ही पहुंचेगी, उसके बाद उसको अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी दिखती है तो वो आपको कई बार बुला सकता है उस चीज के लिए कि आपसे बैठ के डिस्कस करें, बताए कि भी आपकी एप्लीकेशन में ये कमी है, प्लीज इसको आप दूर करिए। हालांकि वो कमी आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी कम्युनिकेट कर दी जाती है, लेकिन कई बार आदमी को समझ नहीं आता कि यार ये कमी मेरे को समझ नहीं आ रही, तो आप समझने के लिए आपके बार मिलने जाना पड़ता है, बस ये रहता है। अच्छा, जब अगर किसी को मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है उसको एमएसएमई सेक्टर अब अपना खड़ा करना है, उसको लगाना है एमएसएमई सेक्टर में एंट्री करनी है, सबसे पहली चीज जो उसके दिमाग में रहनी चाहिए स्टार्ट करने से पहले? सेक्टर तो आपने चलिए बता ही दिया था कि सेक्टर दिमाग में रहना चाहिए, उसके हिसाब से एरिया में लगानी चाहिए। सेक्टर के बाद वो कौन सी चीज रहती है जो दिमाग में रहनी चाहिए? क्योंकि देखिए बहुत से लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि हम इंडस्ट्री तो खड़ी करना चाहते हैं पर करें कैसे। सी, इंडस्ट्री का सबसे पहली चीज 2 पॉइंट्स है, मतलब एक मैं एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए बता रहा हूँ जी। इंडस्ट्री को खड़ा करने से पहले आई बिलीव सबसे पहले आपके पास बायर होना जरूरी है उस प्रोडक्ट का जो आप बनाते हो जी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इंडस्ट्री लगाना फिर भी एक आसान काम है, माल बना के बेचना ही सबसे मुश्किल काम है। तो पहली चीज तो वो है कि आपके पास बायर होना चाहिए। बिना बायर के मैं सबको कहूंगा कि इंडस्ट्री मत लगाइए। आप सोचो कि मैं इंडस्ट्री लगा लूंगा और माल बिक जाएगा मेरा, बहुत मुश्किल काम है। अब उसके बाद आते हैं इंडस्ट्री कैसे लगनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी पता है कि आपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लिया, अभी ये प्रोडक्ट है, जीरो इन कर लिया, जीरो इन प्रोडक्ट के बाद आपको पता है कि इसका बायर है, अब आते हैं कि इस इंडस्ट्री को कैसे लगाना है। तो सबसे पहली चीज आपको ये देखनी चाहिए कि एज ए सेड कि ओडीओपी प्रोडक्ट है कि नहीं, क्योंकि ओडीओपी प्रोडक्ट आते ही आपको पता चल जाएगा कि उसका वहां पे लेबर भी अवेलेबल है, उसकी सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, जॉब वर्कर्स अवेलेबल है। क्योंकि एज ए सेड कि कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो सारा प्रोडक्शन इन हाउस नहीं हो पाता है, सम प्रोजेक्ट आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स बाहर कराने पड़ते हैं। अगर आपको सब कुछ इनहाउस लगाना तो बहुत बड़ी फैक्ट्री बन जाती है, तो स्टार्टिंग के लिए वो पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे आप सब कुछ इनहाउस कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में नहीं होता है। तो इसीलिए आपको ओडीओपी वाली लैंड पे ही जाना चाहिए। उसके बाद आपको फायदे के हिसाब से आपको सरकार की पूरी नीति पढ़नी चाहिए कि एमएसएमई जो 2022 की आई हुई है, उसमें आपको कहाँ का क्या क्या सरकार से मदद मिल सकती है, वो अवेल करिए। क्योंकि उनके अवेल करने से आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। इनफैक्ट मैं ये मान के चलता हूँ कि ढंग से आपने अवेल कर ली सारी को, तो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट मिनिमम 30 to 35% कम हो जाती है। अच्छा, इसमें जैसे किसी एमएसएमई सेक्टर को लेके अब आप जैसे सरकार की नीतियाँ इतनी सारी बदल गई हैं, कई नई पॉलिसी, जैसे हमने सीएफसी बता दिया, इस टाइप की पॉलिसी आ गई है। इसको देखकर अब आपको फ्यूचर को लेकर क्या कुछ लगता है, एमएसएमई सेक्टर्स को लेकर कि क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं और कैसा लगता है फ्यूचर? देखिए, फ्यूचर मेरे हिसाब से एमएसएमई का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उसका रीजन है कि इट इज नॉट ओनली यूपी गवर्नमेंट, इट इज इंडियन गवर्नमेंट। उनका फोकस सिर्फ एमएसएमई को ऊपर ले जाने का इस समय। उन्होंने ये रियलाइज किया है कि हमारे देश की बैकबोन है एमएसएमई, और एमएसएमई को हम स्ट्रांग नहीं करेंगे तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता, देश की तरक्की नहीं हो सकती। जैसे आपको पता होगा कि पीछे इन्होंने एमएसएमई को 45 दिन की पेमेंट का भी एक रूल निकला हुआ है। रूल तो बहुत टाइम से था और एमएसएमई को कोई 45 दिन पैसे देता नहीं था। आज की तारीख में उस रूल को इतना स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि ऑडिटर्स को बोल दिया गया कि अगर इन्होंने 45 दिन पैसे नहीं दिए तो पेनल्टीज है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ आज तक। 2 साल पहले हुआ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है।
और अब आते हैं हम अपने यूपी गवर्नमेंट में। तो यूपी गवर्नमेंट में भी जो एमएसएमई के लिए मतलब हमने एक चीज देखी अपने लेवल पे भी, अगर हमें कोई भी तकलीफ आती है हम सीधा डीआईसी ऑफिस पहुंचते हैं और उनको अपनी तकलीफ अगर बताते हैं और बताते हैं कि सर ये तकलीफ आ रही है, तो उनका मतलब इतना फास्ट उसका इलाज का उनका कोशिश रहती है कि यार हमारे रहते हुए एमएसएमई सफर ना करें। तो एक चेंज ऑफ एटीट्यूड जो है ये एक बहुत बड़ा चीज है जिसकी वजह से आई बिलीव कि फ्यूचर बहुत अच्छा है एमएसएमई का। तो यहाँ आपने एमएसएमई के फ्यूचर को लेकर बता दी। अब जो लोग इसमें एंटर करने की सोच रहे हैं उनके लिए क्या खास संदेश या कहें एक तरीके से उसको आप ये कह लीजिए कि आप उन लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि देखिए अगर आप इसमें एंटर कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान तो रख लीजिए परेशान होने से पहले। जैसे एज ए सेड सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास बायर होना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्ट का। जी, मेरी एक एडवाइस सबको है, यंग एंटरप्रेन्योर्स को भी और एक्सपीरियंस्ड को भी, कि डू नॉट एंटर इनटू एनी इंडस्ट्री कि किसने कहा है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिकता है, इसमें मार्जिन बहुत अच्छा, आप फैक्ट्री लगा लो सब काम बढ़िया हो जाएगा। एक ये पर्सनल एक्सपीरियंस एडवाइस है, नेवर गो फॉर दैट। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, बायर भी है, सब कुछ है, स्टार्ट स्मॉल। पहली चीज, एकदम से बड़े पे मत जाइए। ठीक है, स्टार्ट स्मॉल। स्मॉल में भी सारी फैसिलिटीज वही है जो बड़े को है, इनफैक्ट स्मॉल को ज्यादा है। ओके, राइट, एज ए सेड कि हम सीएफसी लगा रहे हैं तो छोटा प्रोजेक्ट को सरकार कह रही है 90% ले लो, प्रोजेक्ट बड़ा होता है सरकार कह रही है हम 70% ही देंगे। अच्छा, जैसे आपने भी सीएफसी के बारे में बताया, प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो इसमें क्या प्रोजेक्ट्स की बाइफर्केशन रहती है या मतलब जैसे क्या ये भी सेक्टर्स के हिसाब से रहता है या किसी भी सेक्टर के? किसी भी सेक्टर पे चलता है सीएफसी, किसी भी सेक्टर सीएफसी हर ओडीओपी पे चलता है। कोई हर डिस्ट्रिक्ट में आपको केवल ओडीओपी प्रोडक्ट के लिए ही लगा सकते हो। और किसी चीज के लिए? और किसी चीज के लिए नहीं। ओके, जैसे हम नोएडा में हैं तो नोएडा में केवल अपैरल रिलेटेड ही सीएफसी लग सकता है। ओके, तो वो जरूरी है। चलिए, तो ये थे राजीव गोयल जी जिन्होंने एमएसएमई सेक्टर्स को लेकर साफ तौर पर अपनी राय रखी है और ये भी समझा दिया है कि आखिर कैसे जो सरकार की नीतियां हैं इसमें कैसे वो कारगर साबित हो रही हैं लोगों के लिए भी, उद्यमियों के लिए भी। तो ऐसे में आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए और ध्यान रखिए जो कुछ भी उन्होंने कहा है, जो कुछ भी उन्होंने अपनी राय रखी है और आप लोगों को खास जो बातें बताई है कि जिन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए आप अमर उजाला के साथ लगातार आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।